Hello everyone. Can you hear me? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। वेरी गुड। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस की जो लास्ट क्लास में कंप्लीट कराया था सेकंड चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट कराया था, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर। तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर ली आप लोगों ने? क्वेश्चन सॉल्व किए बुक्स के? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन शॉर्ट में आप इसे एपी भी बोलते हो, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हो। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एपी होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम ये जान लें कि एपी होता क्या है। सॉरी। और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम अपने डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनका कि डायरेक्ट रिलेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से होता है। मान लीजिए कि कोई इंसान कहीं पे जॉब करता है, एक व्यक्ति कहीं पे जॉब करता है और उसको जो है मान लीजिए फर्स्ट मंथ जो है या फिर फर्स्ट ईयर उसको पर मंथ 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है। लेकिन क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है तो अब वो चाहता है कि उसकी सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट हो। तो उसने अपने बॉस से बात करी तो बॉस ने कहा अच्छा ठीक है, जो भी तुम्हारी सैलरी होगी, जो बेसिक सैलरी है अभी, उस पर हम 10% इंक्रीमेंट करते जाएंगे हर साल, ठीक है? तो 10% हर साल इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो वो जानना चाहता है कि 10 साल बाद अगर मैं यहाँ पे काम करता रहूँ तो 10 साल बाद मेरी सैलरी कितनी होगी, ठीक है? तो इस टाइप की सिचुएशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से डील की जा सकती है। दूसरा, किसी के खेत में कितनी फसल होती है, कितनी आपका कितनी उपज होती है, कितना अनाज होता है, कितना गेहूं होता है, कितना बाजरा होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन के कितना फील्ड है उसका, आपका जो फील्ड है जहाँ पे खेती की जाती है उसका एरिया कितना है, उसके हिसाब से आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा करके कैलकुलेशन कर सकते हो। और भी ऐसी रियल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस मिलती हैं जहाँ पे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो उसी के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैं एपी ही यूज करूंगा, ठीक है? एपी टर्म यूज करूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एन एपी प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट, प्लीज नोट दिस डाउन, ओके? लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स in which in which each term is obtained, each term is पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। obtained, yes। क्या हुआ? सर जो आपने भी बोला ना एक बार फिर से समझा दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा बच्चे, मैं समझा दूंगा, लेकिन आप अपना माइक म्यूट करके रखो, मेरे को ये डेफिनेशन लिखने दो, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है? obtained by adding a fixed number, a fixed number to the preceding term, preceding term, preceding term, except the first term, except the first term, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि एपी होता क्या है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है या फिर हम ये कहें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो और इस्तेमाल करके आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी कि किसी व्यक्ति की, मान लीजिए किसी ने अभी जॉब करना शुरू किया
और उसकी स्टार्टिंग सैलरी मान लीजिए कि 5000 है। अब उसने वो ये जानना चाहता है कि अगर मैं इस कंपनी में जॉब करता रहूं आने वाले 10 साल तक तो मेरी 10 साल बाद कितनी सैलरी होगी। तो इसके बारे में उसने अपने बॉस से बात करी। बॉस ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी आपकी सैलरी है उस पर हम हर साल 10% इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो वो उसे कैलकुलेट करके ये पता कर सकता है कि मेरी 10 साल बाद सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसी चीजें एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर एक नंबर फर्स्ट नंबर होता है और उसमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके आपको आगे की वैल्यूज मिलती रहती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप इसके थ्रू समझेंगे। ये डेफिनेशन तो मैंने लिखी है, एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट टर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं ये कहूँ 2, ठीक है, मेरा फर्स्ट टर्म जो है 2 है, अगर मैं इसके अंदर 2 और ऐड कर दूं तो कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे 2 + 2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4। फिर से अगर मैं 2 + 2 फिर से 2 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6। फिर से 2 + 2 + 2 + 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 8। यानी कि पहला टर्म जो था मेरा 2, दूसरा टर्म आया 4, 4 में 2 ऐड किया मैंने 6 आया, 6 में 2 ऐड किया मैंने 8 आया। तो इस टाइप से जो सीरीज मिलती है आपको, कि एक तो आपका फर्स्ट नंबर होगा और उसके बाद जो भी नंबर आपको मिल रहा है, जो भी नंबर अगला नंबर आपको मिल रहा है, वो नंबर प्रीवियस नंबर में एक फिक्स वैल्यू ऐड करके मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट नंबर है आपका 2, तो 2 में आपने 2 ऐड किया तो कितना आया, 4। 4 के अंदर फिर से आपने 2 ऐड किया, फिर से आया 6। 6 के अंदर फिर से 2 ऐड किया, आपको मिला 8। 8 के अंदर हम अगर फिर से 2 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 10। 10 के अंदर फिर से अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो कितना मिलेगा, 12। तो इस टाइप की जो सीरीज आपकी बनती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस टाइप की जो सीरीज आपकी बनती है एंड सो ऑन, ये आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? यस सर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब यस ये सर। है कि जहां पे आपके क्या होंगे, दो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है, एक तो होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, ए से। दिस इज माई फर्स्ट टर्म। दूसरी वैल्यू क्या होती है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से। अगर आपने किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपने उसका ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, अगर ये दो वैल्यू आपने पता कर ली तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, आप उस क्वेश्चन को, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये पता करना है कि अगर कोई नंबर या कोई वैल्यू दे रखी है तो उसके अंदर से ए कैसे पता करना है और डी कैसे पता करना है। अगर आपको ये दो पैरामीटर पता चल जाए तो आप उन्हें आसानी से पता कर सकते हो। कोई भी वैल्यू, सम निकालना हो या एनएफ टर्म निकालना हो, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो अब अगर मैं एक सीरीज लिखूं तो 3, 6, चलो ये तो पता चल गया हमें कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से आएगी, एक फिक्स वैल्यू को ऐड करके आएगी। तो 9 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 15 हो गया। तो आप अगर आप इसे देखो, इसे नोटिस करो, तो यहाँ पे कितना है, +3 ऐड किया तो हमें कितना मिल रहा है, 6। फिर 6 के अंदर +3 किया, ठीक है, तो मिल रहा है 9। 9 के अंदर फिर से +3 किया तो मिला 12, और 12 के अंदर फिर से +3 किया तो हमें मिला 15। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो हर एक वैल्यू में आप 3 ऐड कर रहे हो, तब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका क्या, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, और आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ये हो गया डी। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं इसे रब कर दूं। वेट सर। नोट करो, सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। हाँ। कर लो, जल्दी से कर लो। तो आपको ये ध्यान रखना है किसी भी एपी के क्वेश्चन के लिए कि आपका मकसद क्या होना चाहिए, एक तो ए फाइंड करना और दूसरा डी फाइंड करना। अगर आपने ये दो वैल्यू पता कर ली किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो आप उसका कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, यस सर, डन। वेरी गुड। तो इसे मैं रब कर देता हूं।
अब अगला हम ये पता करेंगे कि अगर मान लो आपको कोई सीरीज दे रखी है, ठीक है, अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है तो आप कैसे पता करोगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक या फिर हम ये कहें नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई क्या आपको कैसे पता करोगे, आइडेंटिफाई whether a given sequence is an AP और नॉट, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप कैसे पता करोगे कि कोई गिवन सीक्वेंस जो आपको दी हुई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हो, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं वो, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों की क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तभी आप उसमें कुछ जनरल चीजें निकाल सकते हो, और नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर उसमें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ और उससे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले क्या, 5 10 15 20 25, ठीक है। ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरा एपी है या नहीं है, दिस इज माय क्वेश्चन, एपी है या नहीं, ये मेरे को सीक्वेंस दी हुई है। तो मैं पहचानूंगा कैसे, उसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसको तो एज इट इज लिखूंगा कि फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ पे डी 5 है। फिर मैं निकालूंगा क्या, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले निकालूंगा कॉमन डिफरेंस इस तरीके से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालूंगा इस तरीके से कि जो सेकंड वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो एक चीज और समझ लो, उससे पहले जब भी आप ए बी की बात कर रहे हो तो इनको कुछ ना कुछ नोटेशन दोगे, ठीक है। इसको नाम दोगे A1 या फिर इसे A1 नाम दे दो, इसको दे दो A2, इसको नाम दोगे क्या A3, और इसको नाम क्या दोगे A5, सॉरी A4 और इसको नाम दोगे क्या A5। तो जब भी आपकी इस तरीके से कोई एपी होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरीके से आप इसे बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं A1, अगर मेरे को D निकालना हो, ठीक है, D1, तो D1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि आपके जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है उसमें से फर्स्ट नंबर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मेरा D1 कितना आएगा, 10 माइनस 5, सो ये आ गया मेरा 5, ठीक है। फिर मेरे को D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करना होगा, A3 माइनस A2 करना होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5। फिर से मेरे को D3 निकालना है, तो मैं ये चेक करूंगा क्या A4 माइनस A3, तो ये कितना है, ये तो 20 माइनस 15 है, तो ये भी कितना आया 5। तो चलिए अब यहाँ पे मेरे को पता क्या चला कि मेरा D1 जो है वो D2 के बराबर है, और ये सारी की सारी जितने मैंने कॉमन डिफरेंस निकाले, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, सेकंड कॉमन डिफरेंस, थर्ड कॉमन डिफरेंस, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, 5 के बराबर आ रही हैं। तो क्योंकि इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए मैं कह सकता हूं देयरफॉर इट इज ए एपी, इट इज एन एपी। समझ में आया? सर ये जैसे ये बोला ना आपने, ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो वो एपी हाँ होगा। हाँ बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। तुम्हें इन्हें नंबरिंग करनी है A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से, ठीक है। जनरली अगर तुम ये निकाल लो, दो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये तरीका आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नंबरिंग कर दो, उसके हिसाब से देखो। अगर तुम्हें नंबर्स दे भी रखे हैं तो सिंपली क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो D1, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो D2, और ये चेक कर लो क्या वो दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही हैं। तो मैंने 3 वैल्यूज यहाँ पे निकाल के देखी, तो मेरे को पता चला कि तीनों की तीनों वैल्यूज मेरी क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो क्योंकि तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है 5। तो इस वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यस सर। चलो अब आगे समझते हैं। मैं इसे रब कर दूं, नोट कर लिया हो तो सर वेट, थोड़ा सा नोट स्क्रॉल करते डाउन रहो कर। साथ के, हाँ हाँ साथ के साथ नोट डाउन करते रहो, ताकि कभी जब रिवीजन करोगे तो ये नोट्स देखोगे तो तुम्हें अच्छे से याद आने लगेगा, ठीक है।
डन सर। गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसी टाइप के, पता करते हैं कि वो एपी है या नहीं। ठीक है, वो एपी है या नहीं। अगर मेरे को इस तरीके की सीरीज दे रखी हो तो मैं कैसे पता करूंगा कि वो मेरा एपी है या नहीं है? तो मेरे को यही दोबारा चेक करना है। ठीक है, मैं अभी इसको रब कर दे रहा हूँ। चलो, अगला क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं हम, उससे और क्लियर होगा कि एपी कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमने 2, 4, 8 एंड 16। अब मेरे को पता करना है, ये पता करो कि ये क्या एपी है या नहीं है। तो ठीक है, मेरे को तो अच्छे से पता है कि मैं क्या करूंगा, डी वन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 - 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कितना, 2। D2 निकालूंगा, D2 कितना हो जाएगा, 8 - 4, तो ये कितना हुआ, 4। अच्छा, दोनों की दोनों अलग अलग आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, ध्यान से समझ लो, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर 2, 4, 8, 16 इज नॉट एन एपी। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपने दो निकाले और दोनों में से दोनों की दोनों अलग वैल्यूज आई हैं, इस वजह से ये जो सीरीज है आपकी एपी नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड। चलो और डिस्कस करते हैं। सर अब फॉर्मूला समझाओ ना, वो वाला एस कौन सा? माइनस एन टाइम वाला। अभी ये वाला समझ लो, उसके ऊपर हम आएंगे, धीरे धीरे करके ओके आएंगे। सर, ठीक है, ओके अगर सर। ये नहीं समझोगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि एपी कैसे कैसे काम करता है, किस तरीके से निकाला जाता है। ओके, यस सर। चलो अब नेक्स्ट है हमारा -7, -4, -1 एंड 2। अब आपको ये पता करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। कैसे पता करोगे? तो ठीक है, मेरे को तो अपना पता है ना कि मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। तो D1 कैलकुलेट करूंगा, मैं करूंगा -4, क्योंकि सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू घटानी होती है, -7। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये कितना है, -4, और ये माइनस अंदर वाले माइनस को कर देता है प्लस, तो ये हुआ 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3। ये आया 3। अब मैं D2 निकालूं, तो D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 -4, ये करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1 + 4, दिस इज गोइंग टू बी 3। ठीक है, तो यहाँ इस केस में क्या हुआ, D1 इज इक्वल टू D2, ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर -7, -4, -1 एंड 2 आर इन एपी। मतलब आर सर ये इन, एपी है, अगर हाँ सेम आ बिल्कुल, जाता तो एपी है। हाँ वही, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैंने अभी कहा ना स्टार्टिंग में, डेफिनेशन में मैंने क्या कहा था कि आप एक फिक्स वैल्यू को ऐड करके अगला टर्म निकालते हो, एक फिक्स वैल्यू को ऐड करके अगला टर्म फाइंड करते हो, तो उसी को हम एपी कहते हैं। आपके पास एक टर्म होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और इस फर्स्ट टर्म के अंदर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करोगे, अगला टर्म निकलेगा। इसमें कुछ ऐड किया, यहाँ पे कोई नंबर आया, फिर उसके अंदर सेम वैल्यू को ऐड किया, फिर यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। तो आप कांस्टेंट वैल्यू को अगेन एंड अगेन ऐड करते रहते हो प्रीवियस टर्म में, तो उससे आपको क्या मिलता है, उससे मिलता है आपको क्या, एपी। एक चीज और, मैं एक शब्द बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, टर्म। ठीक है, टर्म, ये शब्द बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अपने इस लेक्चर में। तो आप लोग ये समझ जाओ कि मैं जब भी टर्म की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब इन वैल्यूज की बात करता हूँ। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसका मतलब टर्म मतलब वैल्यू, पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। इज इट क्लियर? यस। ऑलराइट, तो इसको रब कर दूं मैं या नोट करना है? नहीं सर, कर दो। ओके, तो आप लोगों को याद ये रखना है, आपको प्रैक्टिस यही करना है। सबसे पहले ये समझना है कि आप किसी भी एपी को कैसे पता करोगे, किसी भी सीरीज को, कि ये एपी है या नहीं। अगर आपको एपी दे रखी है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। ठीक है, हम आएंगे सम ऑफ टर्म्स, nth टर्म, इन सब पे आएंगे, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उससे रिलेटेड, डोंट वरी अबाउट इट। बट आप जस्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए
तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलो, यस सर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ जनरल टर्म को, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। क्या होता है कि मान लो कि ए जो है मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और डी क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये मेरे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, अब मेरे को अगर एपी लिखना है तो मैं एपी लिखूंगा कैसे? तो एपी मेरा इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म आ गया। सेकंड टर्म में कैसे मिलेगा मेरे को, ए प्लस डी करके मिलेगा, ठीक है, ए प्लस डी, ये मेरे को सेकंड टर्म मिला। ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये मेरा सेकंड टर्म है क्योंकि ए के अंदर मैंने डी को ऐड किया, कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। फिर मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, तो मेरा जो सेकंड टर्म है इसके अंदर एक डी और ऐड करूंगा मैं, यानी कि ए प्लस डी, इसके अंदर एक डी और ऐड कर दिया, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या, ए प्लस 2d, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ए प्लस 2d, ठीक है। अब अगला जो टर्म आएगा उसके अंदर एक डी और ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए प्लस 3d, ठीक है। और इसके बाद अगर एक टर्म और लेता हूं मैं, तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस 4d, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। समझ में आया बात? यस सर। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली में आपके पास एक टर्म था, फर्स्ट टर्म जिसे हमने बोला, और उसके अंदर आप एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते गए अगला टर्म पाने के लिए। तो पहले था ए, फर्स्ट टर्म मेरे पास, ठीक है, इसको बोल दूंगा मैं क्या, t1, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। अब ये जो है इसके अंदर मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट टर्म था उसके अंदर डी को ऐड किया, यहां से यहां तक आने के लिए मैंने क्या किया, प्लस किया डी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, t2, यानी सेकंड टर्म हो गया। फिर यहां से मैं इस पे आया, यहां से जब मैं इस पे आया तो ये हो गया मेरा t3, और इसके अंदर ये भी मेरे को कैसे मिला, ये जो सेकंड टर्म था उसके अंदर एक डी और ऐड किया मैंने, तब जाके मेरे को थर्ड टर्म मिला। सिमिलरली यहाँ पे प्लस डी किया, और यहाँ से थर्ड से अगर फोर्थ टर्म पे अगर मुझे आना है तो यहाँ पे भी एक डी ऐड किया, तो ये मेरा कितना आया, t4 आया। और यहाँ पे अगर मैंने आया तो यहाँ पे भी प्लस डी करके आया, और ये मेरा टर्म कौन सा हो गया, t5 हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि फर्स्ट टर्म के अंदर एक भी डी नहीं है, फर्स्ट टर्म के अंदर एक भी डी नहीं है, और सेकंड टर्म के अंदर कितना है, एक डी है। थर्ड टर्म के अंदर कितना है, 2 डीज हैं। फोर्थ टर्म के अंदर 3 डीज हैं, और फिफ्थ टर्म के अंदर 4 डीज हैं। तो यानी कि जौन से जिस टर्म की आप बात कर रहे हो उसके अंदर नंबर ऑफ डीज एक कम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि t10 बताओ 10th टर्म, तो उसे कैसे लिखेंगे हम, तो a प्लस, क्योंकि 10th टर्म है तो एक कम डी होगा, तो 9d लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो फिफ्थ टर्म के अंदर 4 डीज हैं, और फोर्थ टर्म के अंदर 3 डीज हैं, ठीक है। और आपके पास थर्ड जो टर्म है उस थर्ड टर्म के अंदर 2 डी हैं। तो वैसे ही 10th टर्म के अंदर मेरा क्या होगा, 9 डीज होंगे। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ। जनरलाइज का मतलब क्या है कि मान लो मुझे नहीं पता कि वो कौन सा टर्म है, मेरे को किसी भी टर्म का अगर पता करना हो तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा क्या है, nth टर्म है, ठीक है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो n-1d उसके अंदर होंगे। तो इसीलिए इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म ये क्या होता है, ये हमारा जनरल टर्म भी होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो आपको टीएन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसके अंदर t की वैल्यू 1 डालूं, n की जगह पे 1 डालूं, यानी कि n इज, सॉरी यहां पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू 1 डालता हूँ तो मेरा t1 क्या हो जाएगा, t1 की जगह पे a प्लस 1 में से 1 गया तो कितना होगा, 0d, तो ये हो जाएगा मेरा a, ठीक है। अगर मैं n की जगह पे 2 डालता हूँ, n की जगह पे 2 डालता हूँ तो t2 दिस इज गोइंग टू बी a प्लस 2-1 d, सो ये हो जाएगा आपका क्या, a प्लस d,
अगर मैं n की जगह पे 3 डालता हूँ, n इज इक्वल टू 2, n की जगह पे अगर मैं 3 डालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा T3, तो ये निकल के आएगा आपका a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्या आपका फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म और ये है आपका क्या थर्ड टर्म। तो इस तरीके से आपको जनरल टर्म का एक फॉर्मूला मिलता है। ओके, यस सर। तो रब कर दूं मैं इसे या नोट कर रहे सर हो? थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, इधर नीचे नीचे। हाँ हाँ, नोट कर लो जल्दी से। प्लीज म्यूट योर माइक। या उधर मत करो, कानूनी लाल डन सर, को डन सर। प्लीज म्यूट योर माइक, आवाज बहुत आ रही है। यस सर, रब ऑलराइट, कर दो। इसको रब कर दे रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि अगर आपको कोई सी भी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, ए और डी की मदद चाहिए। ठीक है, ए और डी आपको निकालना आना चाहिए कि ए कहाँ से निकलेगा, डी कहाँ से निकलेगा। अगर आपने ए और डी पता कर लिया तो आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस और उस क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आप लोग भी करोगे और मैं भी करूंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको एक सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या दे रखी है, 100, ठीक है, 70, 40 और 10 ये दे रखा है। अब मैं इसका 10th टर्म जानना चाहता हूँ कि 10th टर्म क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो मेरी फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैं जानना चाहता हूँ कि 10वें नंबर पे जो वैल्यू होगी, जैसे मैं T10 कहूंगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। 10वें नंबर पे जो संख्या आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे T10 कैलकुलेट करना है तो मेरा मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू तो होगी मेरी 10। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस दे रखी है, तो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कहा मैंने कि हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है ए, तो इस सीक्वेंस को देख करके पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 100 है। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए होता है डी। तो डी अगर हमें चाहिए तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा, D1 निकालो। D1 कितना है, 70 माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपका -30। D2 निकालो तो ये आएगा 40 माइनस 70। ठीक है, 40 माइनस 70, तो ये भी हो जाएगा आपका -30, क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2 है विच इज इक्वल टू -30। तो ये एपी में तो है, तो डी भी पता चल गया मेरे को, ए भी पता चल गया। अब मेरे को ये दोनों पता चल गई वैल्यूज, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, T10 निकाल सकता हूँ। लेकिन T10 निकालने के लिए मेरे को पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, T10 का फॉर्मूला होगा T10, दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी मैं पहले एक जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय a इन प्लस n-1 इंटू डी। तो क्योंकि मेरे को 10 निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9d। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। T10 a की जगह पे वैल्यू पुट करो 100 माइनस करो 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, प्लस है -30, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना होगा, 100 माइनस कितना होगा, 9 3 जा 21, सॉरी 27, तो ये होगा -270। तो अगर मैं इसको फिर से देखूं, 100 माइनस -270, तो ये आएगा मेरा आंसर में क्या आएगा, -170। तो ये आपका होगा वैल्यू, यानी कि आपके जो 10वें नंबर पे 10th वैल्यू, 10वें नंबर पे जो वैल्यू रखी होगी उसका वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, -170 होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? आवाज आ रही है मेरी? चलो, आई एम श्योर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं। इसे मैं रब कर दूं,
इसे रब कर दूं, कोई नोट कर रहा है क्या? चलो, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे nth टर्म से रिलेटेड, कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें डील करना है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जब हम nth टर्म निकालना समझ जाएंगे, उसके बाद हम आगे का समझेंगे कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है और सम ऑफ n टर्म्स पे कैसे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे जाएंगे, लेकिन बाद में। अभी हम समझेंगे कि nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से डील करना है। तो मान लीजिए कि आपको जो nth टर्म है वो इस तरीके से दे रखा है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 3n+2। ठीक है, 3n+2। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकालने। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, आपको बोल रखा है कि किसी एपी का जो nth टर्म है वो इस फॉर्मूले से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले से डिफाइन हो रहा है। तो आपको स्टार्टिंग के 3 एपी निकालने, 3 टर्म निकालने हैं एपी के। तो ऑब्वियसली T1 निकालो, तो T1 निकालोगे तो कितना होगा, 3 × 1, यानी कि n की जगह पे आप 1 पुट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5। अगर आपको T2 निकालने के लिए दे दिया जाए तो 3 × 2 +2, क्योंकि n की जगह पे 2 रखना है, n की जगह पे वैल्यू चेंज करनी है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2, दिस इज गोइंग टू बी 8। ठीक है, फिर से T3 अगर निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 3 + 2, तो ये हो जाएगा कितना, 9 + 2 विच इज इक्वल टू 11। तो आपके टर्म्स कौन कौन से हो गए, 5, 8 एंड 11। ये हो गए हमारे स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, जिसका कि nth टर्म आपको इस फॉर्मूले से दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, इसी सेम टाइप का है। आपको nth टर्म दे रखा है एपी का, वो किस फॉर्मूले से दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है आपको इस फॉर्मूले से, 3n-2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसके भी 3 टर्म्स निकालने, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पे T1 निकल के आएगा, और T1 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 1 - 2 डिवाइडेड बाई 5 which is equal to 3 - 2 divided by 5, therefore it is going to be 1/5। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया ये। जब n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो T2 निकालोगे, तो T2 के लिए क्या होगा, 3 × 2 - 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 3 × 2 कितना आ गया, 6, 6 - 2 4, तो ये हो जाएगा क्या, 4/5। फिर अगला n की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो T3 निकल के आएगा, तो T3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 - 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका कितना, 9 - 2 डिवाइडेड बाई 5, सो दिस इज इक्वल टू 7/5। तो फर्स्ट टर्म 1/5, सेकेंड टर्म 4/5 और थर्ड टर्म 7/5। तो ये आपके रिक्वायर्ड टर्म्स हो जाएंगे इस गिवन एपी के। बात क्लियर हुई? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑलराइट, मैं इसे रब कर दे रहा हूं अब। सॉरी, तो इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चंस का चेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको nth टर्म दे रखा है एपी के फॉर्मूला दे रखा है nth टर्म का एपी का, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी और कंडीशन भी दे रखी होगी, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दी हुई होंगी, तो उसके अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालने पड़ेंगे गिवन टर्म्स। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी भी तरीके से फर्स्ट टर्म निकाल लें एपी का, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लें। अगर हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया एपी का, फिर उसके बाद तो हम कोई सी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे यही 2 वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है, चेक, आपको ये चेक करना है, चेक whether the sequence
whether the sequence an, या फिर हम इसको कह देते हैं क्या, tn given by 5 times of n minus 7 is an AP. ओके, ये चेक करना है आपको कि क्या ये AP है या नहीं है। अगर है, if yes find D, आपको D की वैल्यू पता करनी है, यानी कि कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं Tn इज गिवन बाई 5n माइनस 7। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, n इक्वल टू 1, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 7, तो ये निकल के आएगा आपका क्या, -2। वहीं पे अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो T2 ये निकल के आएगा 5 इंटू 2 माइनस 7, तो ये हुआ 10 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर n की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूं, तो यहाँ पे T3 की वैल्यू निकल के आएगी 5 इंटू 3 माइनस 7, तो ये निकल के आएगा आपका 8। ठीक है, तो अब मेरे को ये चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो अगर ये AP में है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो D1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस -2, सो दिस इज गोइंग टू बी 5। ठीक है, और D2 अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 ये तो स्ट्रेट 5 होता है। तो क्योंकि सिंस D1 इज इक्वल टू D2 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है, D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल टू 5, देयरफॉर Tn गिवन बाई 5n माइनस 7 इज एन AP। इस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है, इस तरीके से आपको चेक करना है कि क्या ये गिवन डेटा जो है, क्या ये गिवन सीक्वेंस एक AP को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलो रब कर दूं मैं इसे, या नोट कर लिया? यस सर, कर दो रब। वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। वेरी गुड। अगर कोई डाउट होगा तो बीच में ही पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर। तो हाँ सर। तो क्वेश्चन ये है कि आपको AP को कैसे पता करना है कि ये गिवन सीक्वेंस AP है या नहीं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से पता करना है कि गिवन सीक्वेंस AP में है या नहीं। ठीक है, आपको चेक करना है, D1 D2 निकालो और चेक करो क्या दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल है तो आप कह सकते हो वो AP में है, अगर नहीं है तो आप कहोगे कि वो AP में नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर होंगे। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP आपको AP दे रखी है, क्या AP है, 4, 9, 14, एंड सो ऑन, और आपको दे रखा है 254 लास्ट टर्म। ठीक है, ये दे रखा है। आपसे ये पूछा है कि आपको ये जो लास्ट टर्म दे रखा है ये कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारा, 4, फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, आपकी सेकंड वैल्यू क्या है 9, थर्ड वैल्यू क्या है 14। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो नंबर आएगा ये किस नंबर पे आएगा, कौन सा काउंट नंबर होगा इसका। तो ठीक है, एक्चुअल में मान लेते हैं हम कि इसका काउंट नंबर क्या होगा, ये nthवें पोजीशन पे आएगा। तो इसकी वैल्यू दे दी हमने क्या, 254। ठीक है, nthवें पोजीशन पे आएगा। हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो टर्म है, मतलब जिस नंबर पे, जिस सीक्वेंस नंबर पे ये आ रहा है वो nth टर्म है। ठीक है, तो और हमारी AP क्या दे रखी है, 4, 9, 14। तो यहाँ से हमें दो चीज चाहिए, दो पैरामीटर्स चाहिए। क्या क्या, एक तो A चाहिए, तो A की वैल्यू हो गई 4, दूसरा हमें D चाहिए, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 9। देखो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये AP है या नहीं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये AP है। तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा आपका 5। तो A पता चल गया, D पता चल गया। तो ठीक है, Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, nth टर्म का क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो Tn की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है 254, तो 254 को यहाँ रखो,
इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 5। तो अब इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 254 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, इसके बराबर है। तो इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 250, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब क्योंकि 5 जो इंटू में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड करेगा, 250 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 50 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये निकल के आएगा 50 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 51, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस सीक्वेंस को ऐसे लिखते जाओगे 4 9 14 और फिर से 5 ऐड करो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, तो ये जाएगा 19 फिर 24, इस तरीके से आप इसे लिखते जाओगे तो आपका ये जो वैल्यू है 254 ये आपका 51th पोजीशन पे आएगी, 51th पोजीशन। क्वेश्चन समझ में आया, आंसर समझ में आया? यस सर है। चलो आगे बढ़े सर, एक बार स्क्रॉल डाउन करना। जरूर, ये लो। सर एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा नोट कर लूं। हाँ हाँ करो करो। यस सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो रब कर दे रहा हूँ इसे मैं। देखो मैं जो जो करा रहा हूँ उनको अच्छे से समझते जाओ, कोई डाउट है तो पूछ लो और प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ। अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहे तो आपका सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखी है तो आप ये कैसे पता करोगे कि कौन से नंबर पे आ रहा है ये टर्म, ठीक है, ये टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है ये आप कैसे पता करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमारा थोड़ा डाउट और क्लियर होंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन 7 10 13 अप टू 43। एक तो ये है सीक्वेंस, दूसरी सीक्वेंस दे रखी है आपको क्या 7 13 19 एंड सो ऑन, और ये जा रहा है कहां तक 205 तक। ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। वो ये कह रहा है, ये पूछ रहा है वो कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म 43 है, इस सीक्वेंस के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल कितने टर्म्स है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। सिमिलरली यहाँ पे पूछ रहा है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितने टर्म्स हैं, तो हमें ये पता है कि अगर ये फर्स्ट वैल्यू है तो ये लास्ट वैल्यू है, राइट, ये फर्स्ट वैल्यू है तो ये लास्ट वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, nth टर्म वाला। तो मान लो कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये किसी न किसी नंबर पे तो आ रही होगी वैल्यू, जिस नंबर पे ये वैल्यू आ रही है, जैसे हमने फर्स्ट पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था कि 51th पोजीशन पे आ रहा था वो नंबर, तो वैसे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर पे आ रही है वैल्यू। तो जौन से नंबर पे ये वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो हम क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं, ए आ रहा है हमारा 7 और डी अगर मैं निकाल के देखूं तो ये क्या निकल के आएगा 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूं कि ये nth टर्म की वैल्यू है, ये हमें क्या दे रखा है nth टर्म की वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो nth टर्म की तो वैल्यू दे दी इसने 43 एंड दिस इज गोइंग टू बी 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 43 माइनस 7 दिस इज गोइंग टू बी n माइनस 1 इंटू 3। फर्दर सॉल्व करो इसे, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 43 में से 7 तो ये निकल के आएगा आपका कितना 36
36 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3, तो n माइनस वन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगा 36 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 9। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9, इस वजह से n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो नंबर है इस सीक्वेंस में अगर आप लिखते जाओगे नंबर, तो ये 10वीं पोजीशन पे आएगा ये नंबर 43 जो, यही क्वेश्चन था, यही पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या होगी आपकी 7 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 7, ठीक है, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 13 माइनस 7, ओके। और लास्ट टर्म आपका जो दे रखा है वो मान लेते हैं हम कि ये क्या है, nth टर्म दे रखा है, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये nth नंबर पे आने वाली वैल्यू है, तो ठीक है, तो 205 यहाँ पर लिख लो, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी हुई d की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 7, दिस इज गोइंग टू बी 6, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 6। तो यहाँ पे भी फिर से हमें वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। तो इन दोनों में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 198 और n माइनस वन इंटू 6, तो 6 से फिर से डिवाइड करो, तो n माइनस वन की वैल्यू निकल के आएगी 198 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो n माइनस वन इज इक्वल टू ये आएगा 33, ठीक है, ये निकल के आएगा कितना 33, 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 34, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सीक्वेंस को एज इट इज लिखते रहो 7 13 19 एंड सो ऑन, अगर 205 तक जाओगे आप, तो 34th नंबर पे जाकर के आपको ये वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है? चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, उन्हें भी समझते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं क्या, ठीक है, किस टाइप से सॉल्व करना है हमें। रफ कर दे रहा हूं मैं इसे। अच्छा, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं? समझ पा रहे हो ना आप लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्स्थ एंड 17th terms of an AP are 19 and 41 respectively, ठीक है। उन्होंने कहा कि किसी एपी का छठा टर्म और 17वां टर्म आपका 19 और 41 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द 40th टर्म, बोल रहे हैं फाइंड द 40th टर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों से कहा कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको दो चीजें याद रखनी है, क्या, कि आप किसी भी तरीके से करके ए और डी की वैल्यू पता कर लो, ठीक है, ए और डी की वैल्यू पता कर लो। और ये ए और डी की वैल्यू कैसे पता करोगे, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसकी हेल्प से, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसकी हेल्प से पता करोगे कि इसकी वैल्यू हम क्या लें, ठीक है, इसकी वैल्यू हम क्या लें, उसकी हेल्प से आप पता करोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर मैं देखूं तो मैं ये मान लेता हूं मेरे को दे रखा है क्या, सिक्स्थ टर्म, ठीक है, सिक्स टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 19,
और अगर मैं एपी में लिखना चाहूँ सिक्स्थ टर्म को, तो सिक्स्थ टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, a + 5d लिखूंगा भाई। t6 की वैल्यू जो है वो मैं इसी तरीके से तो लिखता हूँ a + 5d। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दे रखा है a + 5d की वैल्यू दे रखी है मेरे को कितना, 19। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूँ कितना, 17th टर्म, अगर मेरे को 17th टर्म लिखना है तो वो मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा कैसे कि t17 अगर मेरे को लिखना चाहिए तो मेरे को लिखना पड़ेगा a + 16d, क्योंकि d की वैल्यू हमेशा एक कम होती है जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है उससे। तो अगर मैं इसको भी लिख देता हूं तो ये भी मेरे को पता चल जाएगा, ये भी मेरे को पता चलेगा क्या, सॉरी मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, यहाँ पे a होना चाहिए था, ये होना चाहिए a + 5d। तो ये 17 टर्म है तो ये होना चाहिए a + 16d, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 41। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिखाई दे रही हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, a और d की वैल्यू निकालनी है। तो 2 वेरिएबल हो गए आपके पास, a एंड d। तो आप यहाँ पे करो सेकंड माइनस फर्स्ट, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है दोनों में। तो सेकंड माइनस फर्स्ट अगर मैं कर देता हूँ तो क्या निकल के आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, 16d - 5d = 41 - 90, ये मिलेगा। तो यहां से मेरे को मिलेगा 11d, और ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 22 के बराबर, आई गेस। यस, दिस इज गोइंग टू बी 22। तो d की वैल्यू तो मेरे को पता चल गई कि 22 / 11। तो ये मेरी d की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। अब d की वैल्यू मेरे को पता चल गई है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से सोल्यूशन करना होता है। a की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो a + 5d ये आपका कितने के बराबर है, 19 के बराबर है। तो a की वैल्यू निकालनी है तो 5 × 2 करो, एंड दिस इज गोइंग टू बी 19। तो a + 10 = 19। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 - 10। तो इट मीन्स a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, a की वैल्यू आई आपकी 9, ठीक है। अब आपको दोनों वैल्यू मिल गई, क्या क्या, a की वैल्यू मिली 9 और d की वैल्यू क्या मिली, 2। तो ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि 40th टर्म बताओ, 40th टर्म बताओ कि 40th टर्म क्या होगा। तो ठीक है, 40th टर्म यानी कि t40 अगर मेरे को निकालना है तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा मैं a + 39d, a + 39d लिखूंगा। a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। a की वैल्यू है 9 + 39 × 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक और ये कितना हो जाएगा, 7, 78, और इन दोनों को ऐड करो तो ये आपका आंसर निकल के आएगा कितना, 87। इट मीन्स एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और सेकंड टर्म आपका 2 है, सॉरी कॉमन डिफरेंस 2 है, तो उसका 40th टर्म जो है आपका 87 होगा, ठीक है। समझ में आया ये बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसके सॉल्यूशन को। आपको मैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप पूछोगे तो। क्वेश्चन है, द 10th and 18th term of an AP are the 10th and the 18th, the 10th and the 18th terms of an AP are क्या क्या है, 41 and 73, 41 and 73 respectively। आपको फाइंड करना है, फाइंड 26th टर्म। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे दे रखा था 6th and 17th टर्म दे रखा था, क्या क्या दे रखे थे, 19 and 41।
और आपको फाइंड करना था 40th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, 10th टर्म और 18th टर्म दे रखा है किसी एपी का, और उनकी वैल्यू दे रखी है क्या, 41 एंड 73। आपको पता करना है कि 26th टर्म कौन सा होगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको कि 10th टर्म है, गिवन है, सॉरी, आपको 10th टर्म गिवन है, तो लिखोगे आप कि टी एन, और या फिर कहें टी टेन इज इक्वल टू 41, ये आपको गिवन है, और आपको गिवन है T18, दिस इज ऑल्सो गिवन इक्वल टू 73, ठीक है। 73 आपको दे रखा है। तो T10 को आप क्या लिख सकते हो, T10 को लिखोगे A+9D, क्योंकि T10 को ऐसे लिखा जाता है A+9D, दिस इज इक्वल टू 41, ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। T18 को क्या लिखोगे, A+17D, और इसकी वैल्यू क्या है, 73, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका, कैंसिल होगा, तो ये आएगा 17D माइनस 9D एंड दिस इज इक्वल टू 73 माइनस 41, ठीक है। तो 17 में से 9 गए तो 8D बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 3। तो अगर आप इसे फर्दर देखो तो ये D की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, D की वैल्यू निकल के आएगी 32/8, दैट इज इक्वल टू 4। तो D की वैल्यू तो आपने निकाल ली। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो A+9D, ठीक है, इज इक्वल टू 41, तो A की वैल्यू भी निकाल दो, 9 into 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 41, तो A+36 इक्वल टू 41, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41 माइनस 36, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 5। तो A की वैल्यू पता चल गई और D की वैल्यू पता चल गई 4। A की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों पता चल गई आपको 4। अब आपको वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करनी है, वैल्यू निकालनी है आपको 26th वैल्यू। तो 26th वैल्यू के लिए आप T26, इसको आप क्या लिखोगे, A+25D, 26 के लिए ऐसे ही लिखा जाता है। A की वैल्यू आपको पता ही है 5 है, प्लस 25 इंटू 4 कर दो, तो आप अगर आपसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी क्या, 105, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपके क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, जो बुक में आपको दे रखे हैं क्वेश्चंस इस टाइप के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस के, कैसे पता करना है कि गिवन क्वाड्रेटिक, गिवन एक सीक्वेंस जो वो एपी है या नहीं है, और उसका जनरल टर्म कैसे निकालना है, ए और डी की वैल्यू कैसे निकालनी है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।